पूना में रीसों का मौसम शुरू होने वाला था कि पेशावर से अजीज़ ने ख़त लिखा कि मैं अपनी एक जान पहचान की औरत जानकी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसको या तो पूना में या बम्बई की किसी कंपनी में मुलाजमत करवा दो। तुम्हारी वाकफियत काफ़ी है, उम्मीद है तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वक्त का तो इतना सवाल नहीं था, लेकिन मुसीबत ये थी कि मैंने ऐसा काम कभी ही नहीं किया। फिल्म कंपनियों में अक्सर वही आदमी औरतों को लेकर आते हैं जिन्हें उनकी कमाई खानी होती है। जाहिर है कि मैं घबराया, लेकिन फिर मैंने सोचा अजीज़ इतना पुराना दोस्त है, जाने किस यकीन के साथ भेजा है, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। ये सोचकर मैं एक गोना तस्कीन हुई कि औरत के लिए अगर वो एक जवान है तो हर फिल्म कंपनी के लिए दरवाजे खुले हैं। इतनी तरद्दुद की बात ही क्या है, मेरी मदद के बगैर ही किसी न किसी फिल्म कंपनी में जगह मिल जाएगी। ख़त मिलने के चौथे रोज़ पूना पहुंच गई। कितना लंबा सफ़र तय करके आई थी, पेशावर से बम्बई और बम्बई से पूना। प्लेटफॉर्म पर चूँकि उसको मुझे पहचानना था, इसलिए गाड़ी आने पर मैंने एक सिरे से डब्बों के पास गुजरना शुरू किया। मुझे ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि सेकंड क्लास के डब्बे से एक मुतवस्सित कद की औरत जिसके हाथ में मेरी तस्वीर थी उतरी। मेरी तरफ वो पीठ करके खड़ी हो गई और एड़ियाँ ऊंची करके मुझे हजूम में तलाश करने लगी। मैंने करीब जाकर कहा, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो गालिबन मैं ही हूँ। वो पलटी। ओह आप? एक नज़र मेरी तस्वीर की तरफ देखा और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, सआदत साहब, सफ़र बहुत लंबा था। बम्बई में फ्रंटियर मील से उतरकर इस गाड़ी के इंतज़ार में जो वक्त काटना पड़ा, उसने तबीयत साफ़ कर दी। मैंने कहा, असबाब कहाँ है आपका? लाती हूँ। ये कहकर वो डब्बे के अंदर दाखिल हुई। 2 सूटकेस और एक बिस्तर निकाला। मैंने कुली बुलवाया। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने मुझे कहा, मैं होटल में ठहरूंगी। मैंने स्टेशन के सामने ही उसके लिए कमरे का बंदोबस्त कर दिया। उसे गुसल करके कपड़े तब्दील करने थे और आराम करना था, इसलिए मैंने उसे अपना एड्रेस दिया और ये कहकर कि सुबह 10 बजे मुझसे मिले, होटल से चल दिया। सुबह 10:30 बजे वो प्रभात नगर, जहाँ मैं एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था, आई। जगह तलाश करते हुए उसे देर हो गई थी। मेरा दोस्त इस छोटे से फ्लैट में जो नया था मौजूद नहीं था। मैं रात देर तक लिखने का काम करने के बाद सुबह देर से जागा था, इसलिए 10:30 बजे नहा धोकर चाय पी रहा था कि वो अचानक अंदर दाखिल हुई। प्लेटफॉर्म पर और होटल में थकावट के बावजूद वो जानदार औरत थी, मगर यूँ ही वो कमरे में, जहाँ मैं सिर्फ बनियान और पजामा पहने चाय पी रहा था, दाखिल हुई तो उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत ही परेशान और खस्ता हाल औरत मुझसे मिलने आई है। जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था तो वो ज़िंदगी से भरपूर थी, लेकिन जब प्रभात नगर के नंबर 11 फ्लैट में आई तो मुझे महसूस हुआ कि या तो इसने खैरात में अपना 10-15 औंस खून दे दिया है या उसका एक साथ हो गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, घर में कोई और मौजूद नहीं था सिवाय एक बेवकूफ़ नौकर के। मेरे दोस्त का घर, जिसमें एक फ़िल्मी कहानी लिखने के लिए मैं ठहरा हुआ था, बिल्कुल सुनसान था और मजीद एक ऐसा नौकर था जिसकी मौजूदगी वीरानी में इजाफा करती थी। मैंने चाय की एक प्याली बनाकर जानकी को दी और कहा, होटल से तो आप नाश्ता करके आई होंगी, फिर भी शौक़ फरमाइए। उसने इस तरह से अपने होठ काटते हुए चाय की प्याली उठाई और पीना शुरू की। उसकी दाहिनी टांग बड़े ज़ोर से हिल रही थी। उसके होंठों की कपकपाहट से मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिचकिचाती है। मैंने सोचा शायद रात को किसी मुसाफिर ने उसे छेड़ा होगा। चुनाचा मैंने कहा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई होटल में? जी नहीं। मैं ये मुख्तसर सवाल जवाब सुनकर खामोश रहा। चाय ख़त्म हुई तो मैंने सोचा अब कोई बात करनी चाहिए। चुनाचा मैंने पूछा, अजीज़ साहब कैसे हैं? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया। चाय की प्याली तपाई पर रख कर उठ खड़ी हुई और लफ्ज़ों को जल्दी अदा करके कहा, मिंटू साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, पूना में तो मैं किसी को नहीं जानता। ओह, मैंने पूछा, क्यों, आप बीमार हैं? जी हाँ। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दरियाफ्त किया,
کیا تکلیف ہے؟ اس کے تیکھے ہونٹ جو مسکراتے وقت سکڑ جاتے تھے یا سکیڑ لیے جاتے تھے واہ ہوئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میرا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر کہا، معاف کیجیے گا، میں سگریٹ پیا کرتی ہوں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف سگریٹ پیا ہی نہیں کرتی بلکہ پھونکا کرتی تھی، بالکل مردوں کی طرح۔ سگریٹ انگلی میں دبا کر وہ زور زور سے کش لیتی اور ایک دن میں تقریباً 75 سگریٹوں کا دھواں کھینچتی تھی۔ میں نے کہا، آپ بتاتی کیوں نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کنواری لڑکیوں کی طرح جھنجھلا کر اپنا ایک پاؤں فرش پر مارا۔ ہائے اللہ، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے تیکھے ہونٹوں کے محراب میں سے مجھے اس کے دانت نظر آئے جو غیر معمولی طور پر صاف اور چمکیلے تھے۔ وہ بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں اپنی ڈگمگاتی آنکھوں کو نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، بات یہ ہے کہ 15-20 دن اوپر ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ… پہلے تو میں مطلب نہ سمجھا، لیکن جب وہ بولتے بولتے رک گئی تو میں کسی قدر سمجھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اس نے زور سے کش لیا اور مردوں کی طرح زور سے دھوئیں کو باہر نکالتے ہوئے کہا، نہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کچھ ٹھہر نہ گیا ہو۔ میں نے کہا، اوہ۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اس کی گردن چائے کی تشتری میں دبائی۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو بڑی مصیبت ہوگی۔ ایک دفعہ پشاور میں ایسی ہی گڑبڑ ہو گئی تھی، لیکن عزیز صاحب اپنے ایک حکیم دوست سے ایسی دوا لائے تھے جس سے چند ہی دن میں سب صاف ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو بچے پسند نہیں؟ وہ مسکرائی، پسند ہیں، لیکن کون پالتا پھرے؟ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اس طرح بچے ضائع کرنا جرم ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے عزیز صاحب نے بھی یہی کہا تھا، لیکن سعادت صاحب، میں پوچھتی ہوں اس میں جرم کی کون سی بات ہے؟ اپنی ہی تو چیز ہے، اور ان قانون بنانے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ بچہ ضائع کراتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑا جرم ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ عجیب و غریب عورت ہو تم جانکی۔ جانکی نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ عزیز صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہوں، ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر رومال نکالا اور آنکھیں خشک کر کے بھولے بچوں کے انداز میں پوچھا، سعادت صاحب بتائیے، کیا میری باتیں دلچسپ ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، بہت۔ جھوٹ، اس کا ثبوت؟ اس نے سگریٹ سلگانا شروع کر دیا۔ بھائی، شاید ایسا ہو۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کچھ بیوقوف ہوں، زیادہ کھاتی ہوں، زیادہ بولتی ہوں، زیادہ ہنستی ہوں۔ اب آپ ہی دیکھیے نا، زیادہ کھانے سے میرا پیٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ عزیز صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جانکی کم کھایا کرو، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ سعادت صاحب، بات یہ ہے کہ میں کم کھاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے کچھ بات کہنا بھول گئی ہوں۔ اس نے پھر ہنسنا شروع کر دیا اور میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کی ہنسی بالکل الگ قسم کی تھی، بیچ بیچ میں گھنگرو سے بجتے تھے۔ پھر وہ اسقاط حمل کی متعلق باتیں شروع کرنے ہی والی تھی کہ میرا دوست آ گیا جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے جانکی سے اس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ فلم لائن میں آنے کا شوق رکھتی ہے۔ میرا دوست اس اسٹوڈیو لے گیا کیونکہ اس کا یقین تھا کہ وہ ڈائریکٹر جس کے ساتھ وہ اسسٹنٹ کے کام کر رہا تھا، اپنی نئی فلم میں جانکی کو ایک خاص رول کے لیے ضرور لے لے گا۔ پونا میں جتنے اسٹوڈیو تھے، میں نے سب میں مختلف ذرائع سے جانکی کے لیے کوشش کی۔ کسی نے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ لیا، کسی نے کیمرہ ٹیسٹ۔ ایک فلم کمپنی میں اس کو مختلف قسم کے لباس پہنا کر دیکھا گیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ایک تو جانکی ویسے ہی دن اوپر ہونے کے باعث پریشان تھی۔ 4-5 روز متواتر جب اسے مختلف کمپنیوں کے اکتا دینے والے ماحول میں بے نتیجہ گزارنے پڑے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ بچہ ضائع کرنے کے لیے وہ ہر روز 20 گریڈ کو نیند کھاتی تھی، اس سے بھی اس کی طبیعت پر گرانی سی رہتی تھی۔ عزیز صاحب کے دن پشاور میں اس کے بغیر کیسے گزرتے ہوں گے، اس کے متعلق بھی اسے ہر وقت فکر رہتی تھی۔ پونا پہنچتے ہی اس نے ایک تار بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ بلا ناگر ہر روز ایک خط لکھا کرتی تھی۔ ہر خط میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوا باقاعدگی کے ساتھ پیتے رہیں۔ عزیز صاحب کو کیا بیماری تھی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جانکی سے مجھے اتنا معلوم ہوا کہ عزیز صاحب کو چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے وہ فوراً اس کا کہا مان لیتے ہیں۔
घर में कई बार बीवी से उनका झगड़ा हुआ कि वो दवा नहीं पीते, लेकिन जानकी से इस मामले में उन्होंने कभी चूं भी नहीं की। शुरू में मेरा ख्याल था कि जानकी अजीज़ के मुतालिक जो इतनी फ़िक्रमंद रहती है महज बकवास है, बनावट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेतकल्लुफ़ बातों से महसूस हुआ कि उसे हकीकतन अजीज़ का ख्याल है। उसका जब भी ख़त आया जानकी पढ़कर ज़रूर रोई। फ़िल्म कंपनियों के तवाफ़ का कोई नतीजा ना निकला, लेकिन एक रोज़ जानकी को ये मालूम करके बहुत खुशी हुई कि उसका अंदेशा गलत था। दिन वाकई ऊपर हो गए थे, लेकिन वो बात जिसका उसे खटका था नहीं थी। जानकी को पूना आए 20 रोज़ हो चले थे। अजीज़ को वो ख़त पर ख़त लिख रही थी। उसकी तरफ से भी लंबे लंबे मोहब्बतनामे आते थे। एक ख़त में तो अजीज़ ने मुझसे कहा था कि पूना में अगर जानकी के लिए कुछ न होता तो मैं बम्बई में कोशिश करूं, क्योंकि वहाँ बेशुमार स्टूडियो हैं। बात माकूल थी, लेकिन मैं सीनियर यू लिखने में मसरूफ़ था, इसलिए जानकी के साथ बम्बई जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने पूना से अपने दोस्त सईद को, जो एक फ़िल्म में हीरो का पार्ट अदा कर रहा था, टेलीफ़ोन किया। इत्तेफाक से उस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद नहीं था। ऑफिस में नारायण खड़ा था। उसे जब मालूम हुआ कि पूना से मैं बोल रहा हूँ तो टेलीफ़ोन ले लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, हेलो मिंटू, नारायण स्पीकिंग फ्रॉम दस एंड। कहो क्या बात है? सईद इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, घर में बैठा रज़िया से आखिरी हिसाब किताब कर रहा है। मैंने पूछा क्या मतलब? नारायण ने उधर से जवाब दिया, खिटपिट हो गई है उनमें। असल में रज़िया ने एक और आदमी से टांका मिला लिया है। मैंने कहा लेकिन ये हिसाब किताब कैसा हो रहा है? नारायण बोला, बड़ा कमीना है यार सईद, उससे कपड़े ले रहा है जो उसने ख़रीद कर दिए थे। खैर छोड़ो इस बात को, बताओ बात क्या है? मैंने उससे कहा बात यह है कि पेशावर से मेरे एक अजीज़ ने एक औरत यहाँ भेजी है जिसे फ़िल्मों में काम करने का शौक़ है। जानकी मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने मुनासिब व मौजू लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान नहीं किया। मैं तस्हीह करने ही वाला था कि नारायण की बुलंद आवाज़ कानों के अंदर घुसी, औरत, पेशावर की औरत, हो भेजो उसको, हो हम भी कसूर का पठान है। मैंने कहा बकवास न करो नारायण, सुनो कल दक्कन क्वींस से मैं इन्हें बम्बई भेज रहा हूँ। सईद या तुम कोई भी इसे स्टेशन पर लेने के लिए आ जाना। कल दक्कन क्वींस से याद रहे। नारायण की आवाज़ आई, पर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? मैंने जवाब दिया, वो ख़ुद तुम्हें पहचान लेगी, लेकिन देखो कोशिश करके इसे किसी न किसी जगह ज़रूर रखवा देना। 3 मिनट गुजर गए। मैंने टेलीफोन बंद किया और जानकी से कहा, कल दक्कन क्वींस से तुम बम्बई चली जाना। सईद और नारायण दोनों की तस्वीरें दिखाता हूँ। लंबे तिरंगे खूबसूरत जवान हैं, तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने एल्बम में जानकी को सईद और नारायण के मुख्तलिफ फ़ोटो दिखाए। देर तक वो इन्हें देखती रही। मैंने नोट किया कि सईद का फ़ोटो उसने ज़्यादा गौर से देखा। एल्बम एक तरफ रख कर मेरी आंखों में आंखें न डालने की डगमगाती कोशिश करते हुए उसने मुझसे पूछा, दोनों आदमी कैसे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों आदमी कैसे हैं? मैंने सुना है फ़िल्मों में अक्सर आदमी बुरे होते हैं, इसलिए इसके लहजे में एक टोह लेने वाली संजीदगी थी। मैंने कहा ये तो दुरुस्त है, लेकिन फ़िल्मों में नेक आदमियों की ज़रूरत ही कहाँ होती है? क्यों? दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं। एक किस्म उन इंसानों की जो अपने ज़ख्मों से दर्द का अंदाज़ा करते हैं। दूसरे किस्म के उनकी है जो दूसरों के ज़ख्म देखकर दर्द का अंदाज़ा करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन सी किस्म इंसान के ज़ख्म के दर्द के उसकी तय की जलन को सही तौर पर महसूस करते हैं? उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, वो जिनको ज़ख्म लगे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त। फ़िल्मों में असल की अच्छी नकल वही उतार सकता है जिसे असल से वाकफियत हो। नाकाम मोहब्बत में दिल कैसे टूटता है, ये नाकाम मोहब्बत करने वाला ही अच्छी तरह बता सकता है। वो औरत जो 5 वक्त जानमाज़ पर बिछा कर नमाज़ पढ़ती है और इश्क व मोहब्बत को सूर के बराबर समझती है, कैमरे के सामने किसी मर्द के साथ इजहार मोहब्बत क्या खाक करेगी? उसने फिर सोचा, इसका मतलब ये हुआ कि फ़िल्म लाइन में दाखिल होने से पहले औरत को सब चीज़ें जाननी चाहिए। मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं, फ़िल्म लाइन में आकर भी वो चीज़ें ये जान सकती है। उसने मेरी बात पर गौर न किया और जो पहला सवाल किया था फिर उसे दोहराया, सईद साहब और नारायण साहब कैसे आदमी हैं? तुम तफसील से पूछना चाहती हो। तफसील से आपका क्या मतलब है? ये कि दोनों में से आपके लिए कौन बेहतर रहेगा? जानकी को मेरी बात नागवार गुजरी। कैसी बातें करते हैं आप?
जैसी तुम चाहती हो, हटाइए भी, ये कहकर वो मुस्कुराई। मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जब पूछोगी तो मैं नारायण की सिफारिश करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो सईद के मुकाबले में बेहतर इंसान है। मेरा अभी भी ये ख्याल है। सईद शायर है, एक बहुत बेरहम किस्म का शायर। मुर्गी पकड़ेगा तो ज़िबा करने की बजाय उसकी गर्दन मरोड़ देगा, गर्दन मरोड़ कर उसके पर नोचेगा, पर नोचने के बाद उसकी यखनी निकालेगा, यखनी पीकर हड्डियाँ चबाकर वो बड़े आराम और सुकून से एक कोने में बैठकर उस मुर्गी की मौत पर एक नज़म लिखेगा जो उसके आंसुओं में भीगी होगी। शराब पिएगा तो कभी बहकेगा नहीं। मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि शराब का मतलब ही फौत हो जाता है। सुबह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर से उठेगा, नौकर चाय की प्याली बना कर लाएगा। अगर रात की बची हुई रम सिरहाने पड़ी है तो उसे चाय में उंडेल लेगा और इस मिक्सचर को एक एक घूंट करके ऐसे पिएगा जैसे उसमें जायके की कोई हिस्स ही नहीं। बदन पर कोई फोड़ा निकला है, ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, मगर मजाल है कि उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पीप निकल रही है, गल सड़ गया है, नासूर बनने का ख़तरा है। लेकिन सईद कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अब उससे कुछ कहेंगे तो ये जवाब मिलेगा, अक्सर औकात बीमारियाँ इंसान का जुज़्व बदन हो जाती हैं। जब मुझे ये तकलीफ़ नहीं देता तो इलाज की क्या ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो ज़ख़म की तरफ इस तरह देखेगा जैसे उसे कोई अच्छा शेर नज़र आ गया है। एक्टिंग वो सारी उम्र नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो लतीफ़ जज्बात से करीब करीब आ रही है। मैंने एक फ़िल्म में देखा जो हीरोइन के गानों के बायस बहुत मकबूल हुआ था। एक जगह पर अपनी महबूबा का हाथ पकड़ के उसने मोहब्बत का इजहार करना था। खुदा की कसम उसने हीरोइन का हाथ कुछ इस तरह अपने हाथ में लिया जैसे कुत्ते का पंजा पकड़ा जाता है। मैं उससे कई बार कह चुका हूँ, एक्टर बनने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अच्छे शायर हो, घर बैठो और नज़में लिखा करो। मगर उसके दिमाग पर अभी तक एक्टिंग की धुन सवार है। नारायण मुझे बहुत पसंद है। स्टूडियो की ज़िंदगी के जो असूल उसने अपने लिए वज़ा कर रखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 1, एक्टर जब तक एक्टर है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ले तो फ़ौरन फ़िल्म को तलाक देकर दूध दही की दुकान खोल ले। अगर मशहूर एक्टर रहा तो काफ़ी आमदनी हो जाया करेगी। नंबर 2, कोई एक्टर से मैं भैया या भाई साहब कहे तो फ़ौरन उसके कान में कहो आपकी अंगिया का साइज़ क्या है। नंबर 3, किसी एक्टर पर अगर तुम्हारी तबीयत आ गई है तो तुम्हें नंबर 1, एक्टर जब तक एक्टर है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ले तो फ़ौरन फ़िल्म को तलाक देकर दूध दही की दुकान खोल ले। अगर मशहूर एक्टर रहा तो काफ़ी आमदनी हो जाएगी। नंबर 2, कोई एक्ट्रेस से मैं भैया या भाई साहब कहे तो फ़ौरन उसके कान में कहो आपकी अंगिया का साइज़ क्या है। नंबर 3, किसी एक्ट्रेस पर अगर तुम्हारी तबीयत आ गई है तो तुम ईंटें बांधने पर वक्त ज़ाया ना करो। उससे तखलिए में मिलो और कहो कि मैं भी ज़ुबान रखता हूँ। उसका यकीन ना आए तो पूरी जीभ बाहर निकाल कर दिखा दो। नंबर 4, अगर कोई एक्ट्रेस तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो उसकी आमदनी में से एक पैसा भी ना लो। एक्ट्रेसों के शौहरों और भैयों का इस पैसे पर ये पैसा हलाल होता है। नंबर 5, इस बात का ख्याल रखना कि एक्ट्रेस के बतन से तुम्हारी कोई औलाद ना हो। सो राज मिलने के बाद अलबत्ता तुम इससे औलाद पैदा कर सकते हो। नंबर 6, याद रखो एक्टर की भी अकबियत होती है। इसे रेज़र और कंघी से संवारने के बजाय कभी कभी गैर मुहज़्ज़ब तरीके से भी संवारने की कोशिश करो, मिसाल के तौर पर कोई नेक काम करके। नंबर 7, स्टूडियो में सबसे ज़्यादा सुबह स्टूडियो में आते वक्त इस इस्लाम करने से तुम्हें फ़ायदा होगा, यहाँ नहीं तो दूसरी दुनिया में जहाँ फ़िल्म कंपनियाँ नहीं होंगी। शराब और एक्ट्रेस की आदत हर किस न टालो। बहुत मुमकिन है कि किसी रोज़ कांग्रेस गवर्नमेंट लहर में आकर ये दोनों चीज़ें ममनून करार दे। नंबर 9, सौदागर मुसलमान हो सकता है लेकिन एक्टर हिंदू एक्टर या मुसलमान एक्टर नहीं हो सकता। नंबर 10, झूठ ना बोलो। ये सब बातें नारायण के 10 अहकाम के इनवान तले उसने अपनी एक नोटबुक में रखी हैं, जिससे उसके करैक्टर का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो इन सब पर अमल नहीं करता, मगर ये हकीकत नहीं। सईद और नारायण के मुतालिक जो मेरे ख्याल थे मैंने जानकी के पूछे बगैर इशारतन बता दिए और आखिर में से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम इन लाइन में आ गई तो किसी न किसी मर्द का तुम्हें सहारा लेना ही पड़ेगा। नारायण के मुतालिक मेरा ख्याल है कि
अच्छा दोस्त साबित होगा। मेरा मशवरा उसने सुन लिया और बम्बई चली गई। दूसरी रोज़ खुशी खुशी वापस आई, क्योंकि नारायण अपने स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपये माहवार पर उसे मुलाजमत करा दिया था। ये मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक उसके मुतल्लिक बातें होती रहीं। जब और कुछ सुनने को न रहा तो मैंने पूछा, सईद और नारायण दोनों से तुम्हारी मुलाकात हुई, इनमें से किसको तुमने ज़्यादा पसंद किया? जानकी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट पैदा हुई। लगिश बड़ी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सईद साहब को। ये कहकर एकदम संजीदा हो गई। सादा साहब, आप क्यों इतने पुल बांध रहे थे नारायण की तारीफ़ों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़ा ही बाहयात आदमी है। शाम को बाहर कुर्सियाँ बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठे तो बातों बातों में नारायण भैया कहा। अपने मुंह मेरे कान के पास लाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज़ क्या है? भगवान जानता है, मेरे तन बदन में तो आग ही लग गई। कैसा लुच्चर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने तेज़ी से कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसकी बेवकूफ़ी पर। ये कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण को बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज़ के मुतल्लिक फिक्रमंद लहजे में बातें शुरू कर दी। कई दिनों से उसका ख़त नहीं आया, इसलिए तरह तरह के ख्याल उसे सता रहे थे। कहीं इन्हें फिर ज़ुकाम न हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, कहीं हादसा ही ना हो गया हो, पूना ही ना आ रहे हों। क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था कि एक रोज़ मैं चुपचाप तुम्हारे पास चला आऊँगा। बातें करने के बाद उसका तरद्दुद कम हुआ तो उसने अजीज़ की तारीफ़ों शुरू कर दी। घर में बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हर रोज़ सुबह उनको वर्जिश कराते हैं और नहला धुलाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल फोहड़ है, इसलिए रिश्तेदारों के साथ रख रखाव उन्हें खुद ही को करना पड़ता है। एक दफ़ा जानकी को टाइफाइड हो गया था तो 20 दिन तक मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीमारदारी करते रहे वगैरह वगैरह। दूसरे रोज़ से मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बम्बई चली गई, जहाँ उसके लिए एक नई चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। पूना में मुझे तकरीबन 2 महीने कहानी का मंजरनामा करने में लग गए। हाकिल खिदमत वसूल करने के लिए मैंने बम्बई का रुख किया, जहाँ मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मैंने सुबह 5 बजे के करीब अंधेरी पहुंचा, जहाँ एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद पाया। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। पिछली तरफ एक दरवाज़ा है जो नौकरों के लिए अक्सर खुला रहता है। मैं इसमें अंदर दाखिल हुआ। बावर्ची खाना और साथ वाला कमरा जिसमें खाना खाया जाता है हस्बे मामूल बेहद गलीज़ थे। सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग थे, एक पर सईद और उसके साथ कोई और लहाफ में ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी। दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारे बगैर लेट गया। पाइंटी पर कंबल पड़ा था और ये मैंने अपनी टांगों पर डाल लिया। सोने का इरादा ही कर रहा था, सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला हाथ निकला और पलंग के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गया। कुर्सी पर लट्ठे की सफ़ेद सलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी थी। मैंने कुर्सी पर से सलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग ख़त्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि खामखा इस गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहता था, किसी ख़ास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौल उसके कि वो कुछ बेहुदा बकवास करना चाहता है। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बेहुदा बकवास में मशगूल रहे, जिसमें बार बार जानकी का भी जिक्र आया। जब मैंने उससे अंगिया वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज़ क्या है, तो उसने बता दिया। कहा 24। उसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ। मुझे कोसना शुरू कर दिया। बिल्कुल बच्ची है। जब कभी मुझसे भीड़ होती है तो सीने पर दुपट्टा रख लेती है, लेकिन मंटू बड़ी वफादार औरत है। मैंने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? नारायण मुस्कुराया। औरत जब एक बिल्कुल अजनबी आदमी को अपनी अंगिया का सही साइज़ बता दे, धोखेबाज हरगिज़ नहीं हो सकती। अजीब व गरीब मुतनक्का थी, लेकिन नारायण ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी पुरखलूस औरत है। उसने कहा, मंटू तुम्हें मालूम नहीं सईद की कितनी खिदमत कर रही है। ऐसे इंसान की खबरगिरी जो परले दर्जे का बेपरवाह हो।
آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جانکی اس مشکل کو بڑی آسانی سے نبھا رہی ہے۔ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پرخلوص اور ایماندار آیا بھی ہے۔ صبح اٹھ کر اس خرداد کو جگانے میں آدھا گھنٹہ صرف کرتی ہے، اس کے دانت صاف کراتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، اور رات کو جب وہ رم پی کر بستر پر لیٹتا ہے تو سب دروازے بند کر کے اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے، اور جب اسٹوڈیو میں کسی سے ملتی ہے تو صرف سعید کی باتیں کرتی ہے۔ سعید صاحب بہت اچھے ہیں، سعید صاحب نے بہت اچھا گانا گایا، سعید صاحب کا وزن بڑھ گیا ہے، سعید صاحب کا پول اوور تیار ہو گیا ہے، سعید صاحب کے لیے پوٹوہاری چکی سینڈل منگائی ہے، سعید صاحب کے سر پہ ہلکا ہلکا درد ہے، اسپیرو لینے جا رہی ہوں، سعید صاحب نے آج مجھ پر ایک شعر کہا، اور جب مجھ پر مدبھیڑ ہوتی ہے تو انگیا والی بات یاد کر کے تیوری چڑھا لیتی ہے۔ میں تقریباً 10 دن سعید اور نارائن کا مہمان رہا۔ اس دوران میں نے سعید سے جانکی کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، شاید اس لیے اس کا معاملہ کافی پرانا ہو چکا تھا۔ جانکی سے البتہ کافی باتیں ہوئیں۔ وہ سعید سے بہت خوش تھی، لیکن اس کی بے پرواہ طبیعت کا بہت گلا تھا۔ سعادت صاحب اپنی صحت کا بالکل ہی خیال نہیں رکھتے، بہت بے پرواہ ہیں، ہر وقت سوچنا جو ہوا اس کے لیے کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ آپ ہنسیں گے، لیکن مجھے ہر روز ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ سنڈاس گئے تھے یا نہیں۔ نارائن نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نکلا۔ جانکی ہر وقت سعید کی خبرگیری میں منہمک رہتی تھی۔ میں 10 دن اندھیری کے بنگلے میں رہا۔ اس 10 دنوں میں جانکی کی بلوز خدمت نے مجھے بہت متاثر کیا، لیکن یہ خیال بار بار آتا رہا کہ عزیز کا کیا ہوا۔ جانکی کو اس کا بھی تو بہت خیال رہتا تھا کہ عزیز سعید کو پا کر وہ عزیز کو بھول چکی ہے۔ میں نے اس سے اس سوال کا جواب لے لیا ہوتا اگر میں کچھ دن اور وہاں ٹھہرتا۔ جس کمپنی میں میرا کانٹریکٹ ہونے والا تھا، اس کے مالک سے میری کسی بات پر چیخ ہو گئی اور میں دماغی تردد دور کرنے کے لیے پونا چلا گیا۔ 2 دن گزر گئے کہ بمبئی سے عزیز کا تار آیا، میں آ رہا ہوں۔ 5-6 گھنٹے بعد وہ میرے پاس تھا، اور دوسرے روز صبح سویرے جانکی میرے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ عزیز اور جانکی جب ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے دیر سے بچھڑے عاشق معشوقوں کی سرگرمی ظاہر نہ کی۔ میرے اور عزیز کے تعلقات شروع سے بہت سنجیدہ اور متعین رہے، شاید اس وجہ سے دونوں معتدل رہے۔ عزیز کا خیال تھا ہوٹل میں اٹھ جائے گا، لیکن میرا دوست جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے کولہاپور گیا تھا، اس لیے میں نے عزیز اور جانکی کو اپنے پاس ہی رکھا۔ 3 کمرے تھے، ایک میں جانکی سو سکتی تھی، دوسرے میں عزیز۔ یوں تو مجھے ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دینا چاہیے تھا، لیکن عزیز سے میری اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے جانکی سے اپنا تعلق مجھ پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو دونوں سینما دیکھنے چلے گئے، میں ساتھ نہ گیا، اس لیے کہ میں فلم کی ایک نئی کہانی شروع کرنا چاہتا تھا۔ 2 بجے تک میں جاگتا رہا، اس کے بعد سو گیا۔ ایک چابی میں نے عزیز کو دے دی، اس لیے مجھے ان کی طرف سے اطمینان تھا۔ رات کو میں چاہے بہت دیر تک کام کروں، 3:30 اور 4 بجے کے درمیان ایک دفعہ ضرور جاگتا ہوں اور اٹھ کر پانی پیتا ہوں۔ حسب عادت اس رات بھی میں نے پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اتفاق سے جو کمرہ میرا تھا، یعنی میں نے جس پہ اپنا بستر جمایا ہوا تھا، عزیز کے پاس تھا، اور اس میں میری سراہی پڑی تھی۔ اگر مجھے شدت کی پیاس نہ لگی ہوتی تو عزیز کو تکلیف نہ دیتا، لیکن زیادہ وسکی پینے کے باعث میرا حال بالکل خشک ہو رہا تھا، اس لیے مجھے دستک دینی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ جانکی نے آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا اور کہا، سعید صاحب۔ اور جب مجھے دیکھا تو ایک ہلکی سی اس کے منہ سے نکل گئی۔ اندر سے پلنگ پر عزیز سو رہا تھا۔ میں باختیار مسکرایا، جانکی بھی مسکرائی، اور تیکھے ہونٹ ایک کونے میں طرف سکڑ گئے۔ میں نے اپنی سراہی لی اور چلا آیا۔ صبح اٹھا تو کمرے میں دھواں جمع تھا۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو جانکی کاغذ جلا جلا کر غسل کے لیے پانی گرم کر رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور انگیٹھی میں پھونکے مارتی ہوئی کہنے لگی، سعید صاحب، ٹھنڈے پانی سے نہائے تو انہیں زکام ہو جاتا ہے۔ میں نہیں تھی پشاور میں، 1 مہینہ بیمار رہے، اور رہتے بھی کیوں نہیں جب دوا پینی ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے دبلے ہو گئے ہیں۔ اور عزیز نہا دھو کر جب کسی کام کے گھر سے باہر نکلا تو جانکی نے مجھے سعید کے نام تار لکھنے کا کہا۔ مجھے کل یہاں پہنچتے ہی انہیں تار بھیجنا چاہیے تھا۔ کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، انہیں بہت تشویش ہوگی۔ اس نے مجھ سے تار کا مضمون بنوایا جس میں اپنی بقریت پہنچنے کی اطلاع تو تھی، لیکن سعید کی خرید درافت کرنے کا اضطراب زیادہ تھا، انجیکشن لگوانے کی تاکید بھی تھی۔ 4 روز گزر گئے۔ جانکی کو
سعید نے 5 تار روانہ کیے اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بمبئی جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک شام کو عزیز کی طبیعت خراب ہوگی۔ مجھ سے سعید کے نام پر ایک اور تار لکھوایا۔ وہ ساری رات عزیز کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ معمولی بخار تھا لیکن جانکی کو بہت تشویش تھی۔ میرا خیال ہے اس تشویش میں سعید کی خاموشی کا پیدا کرتا اضطراب بھی شامل تھا۔ وہ مجھ سے اس دوران میں کئی بار پوچھ چکی تھی، سعادت صاحب میرا خیال ہے سعید صاحب ضرور بیمار ہیں، ورنہ وہ مجھے تاروں اور خطوطوں کا جواب ضرور کرتے۔ 5ویں روز شام کو عزیز کی موجودگی میں سعید کا تار آیا جس میں لکھا تھا، بہت بیمار ہوں، فوراً چلی آؤ۔ تار آنے سے پہلے جانکی میری کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، لیکن جب اس نے سعید کی بیماری کی خبر سنی تو ایک دم خاموش ہوگی۔ عزیز کو یہ خاموشی بہت ناگوار معلوم ہوئی کہ جب اس نے جانکی کو مخاطب کیا تو اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو جانکی اور عزیز کچھ اس طرح علیحدہ علیحدہ بیٹھے تھے جیسے ان میں کافی جھگڑا ہو چکا ہو۔ جانکی کی گالوں پر آنسوؤں کا میل تھا۔ جس میں کمرے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جانکی نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور عزیز سے کہا، میں جاتی ہوں لیکن بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، سعادت صاحب ان کا خیال رکھی، ابھی تک بخار دور نہیں ہوا۔ میں اسٹیشن کے ساتھ گیا، بلیک مارکیٹ سے ٹکٹ خرید کر اسے گاڑی پر بٹھایا اور گھر چلا آیا۔ عزیز کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے لیکن جانکی کا ذکر نہ آیا۔ تیسرے روز صبح 5:30 بجے کے قریب مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد جانکی کی جلدی لفظوں کو اوپر تلے کرتی ہوئی وہ عزیز کی پوچھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے اور وہ کیا اس کی غیر موجودگی میں باقاعدگی سے دوا پی تھی اس نے یا نہیں۔ عزیز کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچی لیکن آدھ گھنٹے تک جب کہ میری نیند سے آنکھیں بند رہی تھیں، عزیز کی خفگی آمیز باتوں کا دبا شور سنائی دیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کچھ، لیکن اتنا پتہ چلا کہ وہ جانکی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے عزیز نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور جانکی گرم کیا ہوا پانی ویسے ہی اس خانے میں پڑا رہا۔ جب میں نے جانکی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہا دھو کر عزیز باہر چلا گیا۔ جانکی کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہی۔ دوپہر کو 3 بجے قریب جب میں اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے باہر نکلا تو عزیز کے میں اسباب رکھوا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، بمبئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اکے میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہ ملا کہ جانکی کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے جانکی کو اچھی طرح دیکھا اور مجھے بتایا کہ اسے برونکائٹس ہے۔ اگر احتیاط نہ برتی تو نمونیا ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نسخہ دے کر چلا گیا تو جانکی نے عزیز کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے نہ بتاؤں لیکن چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ چلا گیا۔ یہ سن کر اسے صدمہ ہوا۔ دیر تک وہ تکیے میں سر دے کر روتی رہی۔ روز صبح 11 بجے کے قریب جبکہ جانکی کا بخار 1 ڈگری کم تھا اور طبیعت بھی کسی قدر درست تھی، بمبئی سے سعید کا تار آیا جس میں بڑے درشت لفظوں میں لکھا تھا، یاد رہے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں بہت منع کرتا رہا لیکن وہ تیز بخار میں پونا ایکسپریس سے بمبئی روانہ ہوگی۔ 5-6 دنوں کے بعد نارائن کا تار آیا، ایک ضروری کام ہے، فوراً بمبئی چلے آؤ۔ میرا خیال تھا کہ کسی پروڈیوسر سے اس نے میرا کانٹریکٹ کی بات کی ہوگی، لیکن بمبئی پہنچ کر معلوم ہوا کہ جانکی کی حالت بہت نازک ہے، برونکائٹس بگڑ کر نمونیا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ پونا سے بمبئی پہنچی تو اس نے اندھیری جانے کے لیے ٹرین چلتی میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑی تھی، جس کے بعد اس کی دونوں رانیں بری طرح چھلی ہو گئی تھیں۔ جانکی نے اس جسمانی تکلیف کو بڑی بہادری سے برداشت کیا، لیکن جب وہ اندھیری پہنچی تو اس نے سعید کے بندھے ہوئے اسباب کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری مہربانی یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اسے بہت روحانی تکلیف ہوئی۔ نارائن نے مجھے بتایا، سعید کے منہ سے یہ برف جیسے ٹھنڈے لفظ سن کر وہ ایک دم لہجے کے لیے پتھر ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اس نے تھوڑی دیر کے بعد یہ ضرور سوچا ہوگا کہ گاڑی کے نیچے آ کے مر کیوں نہیں گئی۔ سعادت کچھ بھی کہو مگر سعید عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے بہت ہی نامردانہ ہے۔ بیچاری کو بخار تھا، چلتی رہے سے گر پڑی اور وہ بھی اس خرزات کے پاس جلدی پہنچنے کے باعث، لیکن اس نے ان باتوں کا خیال ہی نہ کیا اور ایک بار پھر اس سے کہا، برائے مہربانی یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں منٹو کسی جذبے کا اظہار نہیں تھا۔
बस ऐसा था जैसे लाइफ टाइम मशीन से एक सत्तर ढल कर बाहर निकल आई। मुझे बहुत दुख हुआ, चुनाचा मैं वहाँ से उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी मौजूद नहीं थी। सईद पलंग पर लेट बैठा ड्रम का गिलास अपने सामने रखे एक नज़म लिखने में मसरूफ़ था। मैंने उससे कोई बात न की और अपने कमरे में चले गया। दूसरे रोज़ स्टूडियो से मालूम हुआ कि जानकी एक एक्स्ट्रा लड़की के घर खतरनाक हालत में पड़ी है। मैंने स्टूडियो के मालिक से बात की और उसे अस्पताल भिजवा दिया। कल से वही है, बताओ अब क्या किया जाए। मैं तो उसे देखने नहीं जा सकता इसलिए कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम जाओ और देख कर आओ किस हालत में है। मैं अस्पताल गया तो सबसे पहले अजीज़ और सईद के मुतल्लिक उसने मेरे से पूछा, जो सलूक उन दोनों ने उसके साथ किया था। इसके बाद उसके पुरखुलूस इस्तफार ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों फेफड़ों पर वर्म है और जान का ख़तरा है, लेकिन मुझे हैरत है कि जान की इतनी बड़ी तकलीफ़ मर्दानावार बर्दाश्त कर रही थी। अस्पताल से लौटा और स्टूडियो में नारायण को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो सुबह ही से गायब है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे 3 छोटी छोटी शीशियाँ दिखाई जिनका मुँह रबड़ से बंद था। जानते हो क्या है? मैंने कहा मालूम नहीं, इंजेक्शन से लगते हैं। नारायण मुस्कुराया। इंजेक्शन ही है, लेकिन पेंसिलिन के। मुझे सख्त हैरत हुई क्योंकि पेंसिलिन इस वक्त बहुत ही कलील मिकदार में तैयार होती थी। अमेरिका और इंग्लिस्तान में जितनी बनती थी थोड़ी थोड़ी मिलिट्री अस्पतालों में तकसीम कर दी जाती थी। चुनाचा मैंने नारायण से पूछा, ये तो बिल्कुल नायाब चीज़ है, तुम्हें कैसे मिल गई? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बचपन में घर की तिजोरी खोलकर पैसे चुराना मेरा बाएं हाथ का काम था। आज दाएं हाथ से मिलिट्री अस्पताल का रेफ्रिजरेटर खोलकर मैंने ये 3 बल्ब चुराए हैं। चलो जल्दी करो, जानकी को अस्पताल से होटल ले चले। टैक्सी लेकर मैं अस्पताल गया और जानकी को उस होटल में ले गया जिसमें नारायण 2 कमरों का पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। जानकी ने मुझसे कई बार नखीफ आवाज़ में पूछा मैं उसे होटल में क्यों लाया हूँ। हर बार मैंने यही जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उसे मालूम हुआ, यानी जब नारायण सुरंज हाथ में लिए उसे टीका लगाने लगा तो उस कमरे में आया तो नफरत में एक तरफ से मुँह फेर लिया और मुझे कहा, सादर साहब इसे कहिए चला जाए यहाँ। नारायण मुस्कुराया, जाने मन गुस्सा थूक दो, यहाँ तुम्हारे जान का सवाल है। जानकी को तैश आ गया। नकाहट बड़े के बावजूद उठकर बैठ गई। सादर साहब मैं जाती हूँ यहाँ से, या आप इस निकालिए हरामखोर को। नारायण ने धक्का देकर उसे लिटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये हरामज़ादा तुम्हें इंजेक्शन लगा कर रहेगा, खबरदार जो तुमने मुज़ाहमत की। ये कहकर उसने एक हाथ से मजबूती का जानकी का दूसरा बाजू पकड़ा। सुरंज मुझे देखकर उस स्प्रे में रुई भिगोई और उसका डंटर साफ किया। उसके बाद रुई मुझे देखकर उसने सुरंज की सुई उसके बाजू की मछली में दाखिल कर दी। वो चीखी, लेकिन पेंसिलिन उसके जिस्म में जा चुकी थी। जब नारायण ने जानकी का बाजू अपने मजबूत गिरफ्त से अलहदा किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। नारायण ने इसकी बिल्कुल परवाह न की और स्प्रेट लगाई और इंजेक्शन वाला हिस्सा पहुंचकर दूसरे कमरे में चला गया। पहला इंजेक्शन रात के 9 बजे दिया था, दूसरा 3 घंटे के बाद देना था। नारायण ने मुझे बताया कि अगर 3.5 घंटे हो गए तो पेंसिलिन का असर बिल्कुल ज़ायल हो जाएगा। चुनाचा वो जागता रहा। तकरीबन 11:30 बजे उसने स्टोव जलाया, सिरंज उबाले और उसमें दवा भरी। जानकी खरखराहट भरे सांस ले रही थी, आंखें बंद थी। नारायण ने दूसरे बाजू का स्प्रेट से साफ किया और सिरंज की सुई खबो दी। जानकी के होंठों से पतली सी चीख निकली। नारायण ने दवा जिस्म के अंदर भेजकर सुई बाहर निकाली और स्प्रेट से इस इंजेक्शन वाली जगह साफ़ करते हुए मुझसे कहा, अब तीसरा 3 बजे। मुझे मालूम नहीं उसने तीसरा और चौथा इंजेक्शन कब दिया, लेकिन जब बेदार हुआ तो स्टोव जलाने की आवाज़ आ रही थी और नारायण होटल के बेड़े से बर्फ़ के लिए कह रहा था क्योंकि उसे पेंसिलिन को ठंडा रखना था। 9 बजे 5वां इंजेक्शन देने के बाद जब हम जानकी के कमरे में गए तो वो आंखें खोले लेटी थी। उसने नफरत भरी निगाहों से नारायण को देखा, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। नारायण मुस्कुराया, क्यों जाने मन क्या हाल है? जानकी खामोश रही। नारायण उसके पास खड़ा हो गया। ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इश्क के इंजेक्शन नहीं, तुम्हारा नमूनिया दूर ठीक करने के इंजेक्शन है जो मैंने मिलिट्री अस्पताल से बड़ी सफाई के साथ चुराए हैं। लो अब ज़रा उल्टी लेट जाओ, कूल्हे पर से शलवार को ज़रा नीचे खसका दो। कभी लिया है यहाँ इंजेक्शन? ये कहकर उसने जानकी के कूल्हे पर एक जगह गोश्त के अंदर उंगली खबोई। जानकी की आंखों में मरऊब सी नफरत पैदा हुई। जब उसने करवट बदली तो नारायण ने कहा, शाबाश।
बेशतर उसके कि जानकी कोई मुज़ाहमत करे, नारायण ने एक हाथ से उसकी शलवार नीचे खिसकाई और मुझसे कहा स्पिरिट लगाओ। जानकी ने टांगे चलाना शुरू की तो नारायण ने कहा टांगे वांगे मत चलाओ, मैं इंजेक्शन लगा के रहूँगा। वर्दिया 5वां इंजेक्शन दे गया। 15 और बाकी थे जो नारायण को हर 3 घंटे बाद देने थे और ये 45 घंटे का काम था। 5 इंजेक्शन जानकी को बज़ाहिर कोई नुमाया फ़ायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन नारायण को पेंसिलिन के इजाज़ का यकीन था और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। हम दोनों बहुत देर तक उसकी नई दवा के मुतल्लिक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब नारायण को मेरा नाम एक तार लेकर आया। पूना से था। एक फ़िल्म कंपनी ने मुझे बुलाया था और इसलिए मुझे जाना पड़ा। 10-15 दिन के बाद कंपनी के काम से मैं बम्बई आया। काम ख़त्म करके जब मैं अंधेरी पहुंचा तो सईद से मालूम हुआ कि नारायण अभी तक होटल ही में है। होटल बहुत दूर था, शहर में था, इसलिए रात में वहीं रुका, अंधेरी में रहा। सुबह 8 बजे वहां पहुंचे तो नारायण के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली पाया। दूसरे कमरे में दरवाज़ा खोला तो एकदम आंखों के सामने कुछ हुआ। जानकी मुझे देखते ही लिहाफ के अंदर घुस गई और नारायण जिसके साथ लेटा था मुझे वापस जाते देखकर कहा, आओ मिंटू आओ, मुझे हमेशा दरवाज़ा बंद करना भूल जाता हूँ। आओ यार बैठो इस कुर्सी पर, लेकिन ये जानकी की शलवार दे देना।